Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we are doing this video after a very long time, and now for session 25-26 we are starting both for plus 1 and plus 2, and today's chapter, this is on the demand of my clients, my students. We are starting with supply, and slowly and steadily we will be covering all the topics. Now supply पर जैसे ही हम आते हैं, let me tell you, when you do supply, first of all आप demand का मतलब, you must understand the meaning of demand. Now what was demand? Now demand के लिए मैंने कहा, if you remember or just see, demand is quantity purchased at a given time at a given price. देखो, ये डिमांड के लिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज दिस इज क्वांटिटी परचेज्ड एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन प्राइस. तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप सप्लाई करने जा रहे हो और आप शुरुआत डिमांड से कर रहे हो. ये इसलिए कि आपको बताना है कि देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, वन इज कंज्यूमर व्यू पॉइंट एंड अदर वन इज सप्लायर व्यू पॉइंट. सो और प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट. जो डिमांड है दिस इज कंज्यूमर व्यू पॉइंट एंड सप्लाई दैट इज प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट. तो इसलिए आपको इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान से करनी पड़ेंगी. नो डिमांड के लिए क्या कहा, क्वांटिटी परचेज्ड एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन प्राइस. कि अगर एक प्राइस दिया हो तो आप किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो. से 10 रुपये प्राइस दिया एंड आई परचेज 3 kgs ऑफ मैंगोज, तो 3 kg मेरी डिमांड होगी. एट ए गिवन टाइम मैंने कितना परचेज किया. गॉट इट. अब इसके पैरेलल में हमारा आता है सप्लाई. नो व्हाट इज सप्लाई? दिस इज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर टाइम at a particular price. दिस इज, देखो इसमें जो मेन चीज मैं बता रहा हूं, व्हाट इज दैट? दैट इज दिस इज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल. इसमें से क्वांटिटी परचेज्ड, दिस इज ए कंज्यूमर व्यू पॉइंट, एंड फ्रेंड्स दिस इज ए प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट. तो जब आप इस डिमांड और सप्लाई को पढ़ते हो तो मेरी सजेशन ये है कि दोनों चैप्टर्स को सामने रखो, डिमांड एंड सप्लाई. और आप जो रिलेशन देखोगे, अगर यहाँ इन्वर्स डिमांड में इन्वर्स आ रहा है तो सप्लाई में वो रिलेशन डायरेक्ट चला जाएगा. तो ये दोनों पैरेलल चैप्टर रखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ आने वाला है. फ्रेंड्स देखो, मैं जो ये सप्लाई का चैप्टर है 2 पार्ट्स में करूँगा. आज आपको लॉ ऑफ सप्लाई तक लेके जाऊँगा. सप्लाई मीनिंग क्या है इसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एंड देन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई का, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई का, एंड लॉ ऑफ सप्लाई. एंड कल के पार्ट में हम एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज और एक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो करेंगे. नो फ्रेंड्स, सप्लाई की आपको डेफिनेशन दी. लेट अस सी कि हमने क्या लिखा हुआ है. देखो क्या कहता है. सप्लाई refers to the amount of a good or service that the producers are willing and able to offer to the market at a given time at a given price. कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वो ऑफर करते हैं सेल के लिए. कौन? प्रोड्यूसर. सो अगेन लेट मी रिमाइंड यू फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं. कंज्यूमर की बात डिमांड में है. यहाँ प्रोड्यूसर की कि एक पर्टिकुलर प्राइस दिया, सपोज कर लो 3 रुपये प्राइस दिया, और मेरे पास पेन, मैं आई एम ए सेलर, पेनों की क्वांटिटी मेरे पास है 100 पेन्स आई एम हैविंग एंड द प्राइस इज ₹3. और मैं कहता हूँ इस 100 पेन में से मैं सिर्फ ऑफर करता हूँ 40 सेल के लिए. सो सप्लाई इज 40, 100 इज स्टॉक. देखो अभी आता हूँ मैं इस वर्ड पे आता हूँ, स्टॉक एंड सप्लाई, ये दो डिफरेंट वर्ड हैं. कि सप्लाई जो है स्टॉक में से हो रही है, ये अभी आपको आता हूँ. अभी आप सिर्फ इतना समझाओ कि व्हाट इज सप्लाई. सप्लाई क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय ए
by the producer at a given time at a given price, जबकि डिमांड था quantity purchased by a consumer at a given time at a given price. एक कंज्यूमर एक प्राइस पर क्या परचेज करता, परचेज दैट इज डिमांड, और सप्लाई बाय ए प्रोड्यूसर एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन प्राइस इज सप्लाई. नाउ अब देखो इसमें ये फीचर्स ऑफ सप्लाई लिखा है. सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी. व्हाट इज दैट? इट इज जस्ट शोज द विलिंगनेस और हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल. इट इज जस्ट डिजायर ऑफ द प्रोड्यूसर कि एट दिस पर्टिकुलर प्राइस मैं इतना बेचने के लिए तैयार हूं. हो सकता ना भी हूं. मेरी डिजायर क्या है कि पर्टिकुलर प्राइस पे आउट ऑफ माय स्टॉक कितनी क्वांटिटी मैं मार्केट में सेल के लिए ऑफर करता हूं, और जितनी मैं क्वांटिटी मार्केट में सेल के लिए ऑफर करूंगा दैट विल बी माय सप्लाई. सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी. अभी आपको बता ही रहा हूं कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक का एक पार्ट है सप्लाई. यू आर सप्लाइंग आउट ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक बड़ी टर्म है, सप्लाई छोटी टर्म. हो सकता है कि प्राइस ऐसा हो कि मैं सारा का ही सारा स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस पे दे दूं, तो उस सिचुएशन में सप्लाई इन स्टॉक इक्वल हो जाएगा. दैट इज डिजायर ऑफ प्रोड्यूसर कि इस प्राइस में मैं क्या बेचना चाहता हूँ. क्या मैं अपनी सारी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ? अगर सारी क्वांटिटी बेचूंगा तो स्टॉक और सप्लाई एक चीज हो जाएगी. लेकिन अगर मैं स्टॉक में से कुछ पार्ट बेचता हूँ, जो पार्ट बेचा वो सप्लाई है और जो टोटल है वो स्टॉक है, देन सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस. नेचुरल इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियड. ये याद रखना, ए डे, ए वीक, ए मंथ और ए ईयर, कितना आप देते हो. ठीक है, ये तो होगी सप्लाई की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई. नाउ देखो स्टॉक एंड सप्लाई, लेट मी टेल यू. इस स्लाइड में देयर इज ए स्लाइट एरर. दिस इज, पहले स्टॉक को देखो. स्टॉक रेफर्स टू नंबर ऑफ गुड्स दैट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि इस टाइम, देखो दो टर्म्स होती है आप, स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम और फ्लो होता है ड्यूरिंग ए पीरियड. ये एक स्टॉक है, देखो, रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स that is available to the producer at a particular point of time. अभी इस स्लाइड में सप्लाई को भी at a particular point of time. सप्लाई, अभी आपने नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ा, as a supply is in terms of a period. So it is not exactly at a particular point of time, during a period of time. So ये wording इसमें थोड़ी गलत है. Then concept has no time, concept of stock has no time dimension. अभी आपको बता ही दिया कि इसमें कोई टाइम डायमेंशन है नहीं. कैसे, क्या टाइम डायमेंशन नहीं है? कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस टाइम मेरे पास इतने गुड्स हैं, दैट इज सप्लाई. द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हैज अ टाइम डायमेंशन. मैंने अभी आपको बता दिया, पीछे भी पढ़ा, ए वीक, पर डे, दैट इज सप्लाई. जिसमें पीरियड होगा वो सप्लाई, और जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो स्टॉक. द स्टॉक फॉर एनी कमोडिटी इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक. वही बात है, दिस इज ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अभी तक मेन बात तो यही निकली, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे है. देन नेक्स्ट, स्टॉक फॉर ए कमोडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स सप्लाई. सप्लाई पर स्टॉक नहीं डिपेंड करता, लेकिन सप्लाई स्टॉक पर डिपेंड करती है. देखो क्या लिखा है, स्टॉक फॉर ए कमोडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स सप्लाई. इट कैन बी मोर और लेस देन ओवरऑल सप्लाई. कि सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है या सप्लाई जितनी डिजायर्ड है उससे कम हो सकता है. इधर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज डिपेंडेंट ऑन इट्स स्टॉक. वाई? क्योंकि सप्लाई की ही स्टॉक में से जानी है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो देखो, बड़े आराम से पहले इन कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओ. चैप्टर बहुत सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं. कहता है इन केस, देखो मैंने आपको कहा था कई बार कई सिचुएशन में स्टॉक और सप्लाई एक ही चीज हो जाती है. वो क्या है? इन केस ऑफ हाईली पेरिशेबल कमोडिटी. पेरिशेबल कमोडिटीज कौन सी होती है? विच कैन नॉट बी स्टोर्ड. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. कहता है इन केस ऑफ हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज द स्टॉक एंड सप्लाई वुड बी सेम. ये भी आपसे बात ही कर रहा हूँ कि वो गुड्स जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में स्टॉक और सप्लाई एक ही हो जाते हैं. देन फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज determinants of supply. Determinant means on what factors the supply depends. देखो इसमें क्या लिखा है, सप्लाई फंक्शन या सप्लाई डिटर्मिनेंट्स.
It is technical function which states the relation between supply and its determinants, कि supply और इसके determinants में relation express करता है। देखो ये लिखा हुआ है supply of X commodity is function of price of X। अभी आपको बताता हूँ ये क्या क्या है एंड सो ऑन। ये नहीं है कि ये 5-6 ही है, जो मर्जी आ सकता है। देखो पहले सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस। अभी आपको इसका रिलेशन भी बता दूंगा कि सप्लाई का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट प्राइस है, और अभी आप प्रूव करने जा रहे हो कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, कि दूसरे गुड्स जो इसके साथ के हैं उनका प्राइस क्या है, डिपेंड करता है कि मैं जो बेच रहा हूँ वो मेरे कंपटीटर किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, अगर वो कम प्राइस पे बेच रहे हैं तो मेरी सप्लाई इफेक्टेड होगी क्योंकि उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी। रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है। देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सप्लाई करने के लिए आपको जो गुड प्रोड्यूस है उसमें कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल। उनकी कॉस्ट, अगर कॉस्ट ज़्यादा होती है किसी गुड को प्रोड्यूस करने में, तो उसको चाहे उसकी डिमांड ज़्यादा हो और आप सप्लाई ज़्यादा करना चाहते हो तो भी यू मे नॉट बी एबल टू डू। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और आपके पास डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो इमीडिएटली आप डिमांड के साथ सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो, उसी तरह सप्लाई को बढ़ा सकते हो क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी प्रोडक्शन। लेकिन अगर गुड ऐसा है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस सिचुएशन में आप सप्लाई जो है प्राइस के साथ रिलेटिवली स्लो चलती है। देखो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर सस्ते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर महंगे हैं तो सप्लाई कम होगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स सप्लाई जो है कि कितनी मार्केट में आप लेके आ रहे हो ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा लेबर यूज़ होता है, तो नेचुरल है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज स्लोअर देन कैपिटल। एक मशीन और एक लेबर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर लेबर इंटेंसिव है तो स्लो, कैपिटल इंटेंसिव है तो ज़्यादा। देन टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट आपके गुड्स पे क्या टैक्स लगाती है। अगर टैक्स कम होंगे तो सप्लाई ज़्यादा, और अगर टैक्स ज़्यादा होंगे तो सप्लाई कम। वेरी सिंपल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, देखो हम ये कहते हैं कि यूजुअली फर्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन है कि आप सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। देखो आजकल का जो मैनेजर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं जाता, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में आपको टीचर ने बताया होगा कि हाउ दिस सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो सप्लाई कम होगी, अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो नेचुरल है सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ये बेटे इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही फैक्टर्स ले, कुछ भी और भी, जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट पे सप्लाई डिपेंड करती है। बहुत सारे आप फैक्टर कोई भी दिमाग में आता है जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है, अपने आप को मार्केट में डाल लो, जो चीज़ सप्लाई को इफेक्ट करती है यू कैन राइट हियर। देन नेक्स्ट देखो, देन नेक्स्ट पार्ट आता है वेरी इंटरेस्टिंग, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। देखो शेड्यूल्स, this is nothing, a tabular statement, tabular statement showing relation between price and supply, and when you present that table into diagrams that will give you supply curve। और ये आप देखोगे क्या लिखा है, supply schedule is a tabular presentation of supply at various level of prices। दो तरह की होगी, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, अभी बनाऊंगा भी ये, और दूसरी होगी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दिस विल शो सप्लाई ऑफ वन प्रोड्यूसर एट वेरियस
प्राइस लेवल्स, जब आप एक प्रोड्यूसर की सप्लाई दिखाते हो डिफरेंट प्राइजेस पे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट में आपको पता है कि प्रोड्यूसर एक नहीं होता, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं। मार्केट सप्लाई में यू ऐड ऑल दी सप्लाई ऑफ ऑल दी प्रोड्यूसर्स, सप्लाई ऑफ all producer at a given time at a given price। सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा मार्केट सप्लाई, और अगर एक की बात करेंगे तो वो होगा इंडिविजुअल। और देखो इसको आगे हमने डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करूंगा तो वो बन जाएगा आपका सप्लाई कर्व। देखते हैं, देखो ये हमने सबसे पहले बनाया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नथिंग, देखो इसमें मैंने ये प्राइस लिया है, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, और सप्लाई हमने ली हुई है 2, 4, 6, 8, 10। नाउ दिस इज वन प्रोड्यूसर की इस प्राइस पे ये सप्लाई कर रहा है, दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा डायग्राम में, प्राइस सप्लाई दो प्राइस हमने लिया हुआ 10, 20, सॉरी, तो इसको ये हमने लिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ लिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10। इसको ज्वाइन कर दो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम। अच्छा एक देखो, आप अगर इस चैप्टर में और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे चले जाओ, इको ट्यूटोरियल्स पे, और उसमें डिमांड वाली एक्सप्लेनेशन देखो, डिमांड वाली वीडियो को देखो, तो आप दोनों को सामने रखोगे तो आपको अपने आप ही क्लियर होना चलेगा। उसमें इन्वर्स स्लोप, ऐसे नेगेटिव स्लोप आती है जिसमें रिलेशन होता है इन्वर्स। इसमें ये इस स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ये देखो डायग्राम जब भी बनाओ फ्रेंड्स, छोटी क्लास आपकी, अभी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन ही चल रही है, आप देखो डायग्राम हमेशा वेल लेबल्ड होने चाहिए, प्राइस सप्लाई पॉजिटिव। मेरे को कोई मतलब नहीं है डब्बे से बना दिए, मेरे को तो ये स्लोप देखनी है क्या है। पहली बात तो ये शेड्यूल है, ये कर्व है। दूसरी बात मेरे को देखना है कि इसमें स्लोप क्या आ रही है, वेदर इट इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। कि ये स्लोप कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये स्लोप आ रही है पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है इन दो वेरिएबल्स जो यहां दिखा रहा हूं मैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट मीन्स प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है, सप्लाई कम। तो फ्रेंड्स ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, कि एक इंडिविजुअल की डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे क्या प्राइस पे क्या सप्लाई है, और इसको डायग्राम में जब मैंने प्रेजेंट किया वो बन गई सप्लाई कर्व। देखो इसको, ये तो इसकी डेफिनेशन लिखी, ये टेबुलर स्टेटमेंट है, और ये इसका डायग्राम बना दिया हमने, वेरी सिंपल, ये बनाया हुआ मैंने, यू आर गेटिंग। अब इसके बाद आता है मार्केट सप्लाई। देखो अब मार्केट सप्लाई में हम क्या करते हैं, प्राइस 1, 2 कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं है कि भाई मेरी वाली वैल्यूज लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी वैल्यूज लो तो ये ध्यान रखना कि वैल्यूज ऐसी लो जो जिसका डायग्राम अगर प्लॉटिंग में जा रहे हो तो इजीली बन जाए। देखो मैंने सप्लाई ऑफ ए प्रोड्यूसर लिया है, ए प्रोड्यूसर, ये क्या है 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी ले सकता था। और ये ले लिया बी के लिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। मैंने कहा था लेट्स से कि मार्केट में सिर्फ दो प्रोड्यूसर हैं, ए एंड बी। ये ए की इंडिविजुअल सप्लाई है, ये बी की इंडिविजुअल सप्लाई है। और अगर मैंने इसकी मार्केट सप्लाई निकालनी है, देन मार्केट सप्लाई विल बी
A plus B, that is 15, 30, 45, 60 and 75. तो पहली बात तो ये है कि मार्केट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ दीज टू। दूसरी बात देखो, चेक करो कि रिलेशन क्या है, कि ये प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है। मतलब क्या, कि दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। अब इसी चीज को आप डायग्राम में प्रेजेंट कर दोगे। देखो मैं यहाँ डायग्राम, अच्छा इसमें डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना क्या कर रहा हूं मैं। देखो क्या यूजुअल प्रैक्टिस है और कैसे बनाना चाहिए, मैं आपको सारा बताऊंगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज मार्केट ए प्लस बी। और प्राइस हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और इसमें लिया हमने 5 10 15 20 एंड 25। देखो आप लोग तो फुट्टे से बनाते हो, फुट्टे से बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार टीचर्स आपके प्रेफर करते हैं पेंसिल और फुट्टे से बनाओ, तो वो बिल्कुल ठीक लाइन्स आएंगी। अदरवाइज याद रखो, मैं इकोनॉमिक्स की बेसिक ये है कि आप फ्री हैंड से बनाओ और ये एंड पॉइंट्स जुड़े हुए होने चाहिए। लाइन स्ट्रेट आए या ना आए कोई बात नहीं, वैसे इसमें स्ट्रेट आएगी अगर ठीक से बना रहे हो, क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसमें ये इंडिविजुअल बनी और इंडिविजुअल के लिए नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। अब बी के लिए देखें, बी के लिए ये प्राइस तो वही है 1 2 3 4 5। यहाँ स्केल हमने चेंज कर दिया, ये 10 20 30 40 एंड 50 और इसको ज्वाइन कर दिया। ये कैसे, ये भी इंडिविजुअल सप्लाई का, दैट इज अगेन नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, अगर कहीं नेगेटिव कह गया दैट्स रॉन्ग, इट इज ए पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव एक बढ़ रहा है, देखो नेगेटिव होती है ऐसे और ये वाली होती है ये, गॉट इट, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। अब इधर करो 1 2 3 4 5 और इधर हमने लिया 15 30 45 60 एंड 75 और इसको ऐड, ये भी स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। देखो दो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये और ये दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व, टोटल ऑफ दीज टू। अब इसमें बातें, दो बातें मेन है, एक तो मार्केट सप्लाई इन दोनों का टोटल है, और जो रिलेशन इंडिविजुअल के लिए ट्रू है वही मार्केट के लिए, इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। एक बात कि स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है। दूसरा देखो, यूजुअली हम ये कहते हैं कि देखो ये मार्केट सप्लाई कर्व इन दो सप्लाई कर्व से थोड़ी सी फ्लैटर होती है, नेचुरल है, इसमें ऐड हो रहे हैं तो ये फ्लैटर होगी, तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। ये थोड़ी स्टीपर होती है, ये थोड़ी फ्लैट, क्योंकि इसमें सम टोटल हो जाता है। फ्लैट का मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं है, कंपेयर टू दीज टू दिस इज अ फ्लैटर कर्व। अब इसमें अगर डायग्राम देखो, इसमें हमने प्लॉटिंग नहीं की हुई, जस्ट सीधा बता दिया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए प्लस बी। अगर आप प्लॉटिंग नहीं करना चाहते तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक क्या पता चला, आपको पता चला कि व्हाट इज दिस सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल एंड मार्केट tabular statement, or when you present that in diagram that becomes curve, individual and supply, individual supply curve and market supply curve, स्लोप दोनों की पॉजिटिव आती है, इसका मतलब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन दोनों के लिए पॉजिटिव। अब इसके बाद एक बड़ा सा सिंपल लॉ आता है, लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है, अब लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में आप पढ़ते हो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इसमें प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट है, हम कहते हैं देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स।
बट फ्रेंड्स सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनती, ध्यान से दो। देखो, आप इकोनॉमिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, कि कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट रहनी चाहिए तभी ये लॉ लगता है। इसका दूसरा नाम है सेटिरस पेरिबस, कि कुछ चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए तभी लॉ लगता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया और आप लिख देते हो प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस फॉल सप्लाई फॉल्स, तो फ्रेंड्स आपका आधा नंबर, एक नंबर कटेगा। क्योंकि मेरे लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो ये है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। कि प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो कम होगी। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम क्या है, ये है अजम्पशंस, कि ये चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेंगी तभी लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा। क्या है, और एक फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में बार बार आती है। अजम्पशंस आर नेवर एक्सप्लेन, वो वन लाइनर आपने लिखनी है। देखो, नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी आपको बताया था मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करते हुए, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस या कॉस्ट उनकी बढ़ती कम होती है तो आपकी सप्लाई भी इफेक्ट होती है। इसलिए हमने माना नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्निक चेंज हो जाए तो सप्लाई चेंज होगी, इसलिए उसको कांस्टेंट मान के अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई। देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ फर्म, आपको अभी बताया दो गोल्स हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर बीच में मिडवे प्रॉफिट वाला सेल्स पे चला जाता है तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए गोल सेम रहने चाहिए। प्रॉफिट वाला प्रॉफिट पे रहे तो ये होगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। देन नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी पढ़ा आपने। प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, मतलब क्या, कि मंडे को इस कमोडिटी का प्राइस 2 है, ट्यूसडे को 3 है, वेडनेसडे को ये 5 हो जाता है, मैं वेडनेसडे पे हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ। अब कायदे से तो जब लॉ ऑफ सप्लाई कहूँगा तो ये प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि भाई संडे ये प्राइस 15 रुपये होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, इस बढ़े हुए प्राइस पे कमोडिटी को स्टॉक करना शुरू कर दूंगा, स्टोर करना शुरू कर दूंगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो भी सप्लाई नहीं बढ़ रही, क्यों, पीपल आर होर्डिंग। उससे बचने के लिए हमने कहा डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द फ्यूचर, कि प्राइस आने वाले टाइम में यही रहने वाला। तो ऐसा होगा कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। अब इसी को हमने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है, देखो वेरी सिंपल। ये देखो सिंपल इंडिविजुअल सप्लाई का बनाई हुई है, 10 20 30 40 50 सप्लाई, पॉजिटिव स्लोप मिलती है, अभी आपको बनाई हुई है हमने। पॉजिटिव का मतलब डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट है, प्राइस और सप्लाई का लॉ ऑफ डिमांड जो कर रहे थे वो इनवर्स रिलेशन था। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर कहूँगा कि इस चैप्टर से करने से पहले आप मेरे चैनल पे जाओ, डिमांड की वीडियो लास्ट ईयर मैंने अपलोड की हुई है, उसको चेक करो। हम दोबारा से करेंगे उसको, लेकिन अभी हमने सप्लाई से शुरू किया है। सप्लाई करने के बाद मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले 2 चैप्टर करूंगा जो बहुत टफ माने जाते हैं, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस का, और फिर हम डिमांड पे दोबारा आएंगे, डोंट वरी। तो लेकिन अभी आपको कहूँगा कि अगर आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो डिमांड वाली वीडियोज़ देखो, आपको ईजिली समझ आना चाहिए। तो ये डायरेक्ट रिलेशन प्रूव करता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जिस पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। देखो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, एक्सेप्शन बनाने के लिए जो अजम्पशन वाली की हुई हैं उनको चेंज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई, भाई वो हम पहले ही कांस्टेंट मान चुके हैं। लेकिन बुक्स में स्कूल्स में ट्रेंड है कि उनको आप पलट देते हो तो वो एक्सेप्शंस बन जाती हैं। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, वो सिचुएशन जहाँ लॉ नहीं लगता। लेकिन रियल एक्सेप्शंस ये हैं, एग्रीकल्चर गुड्स, क्या था, एग्रीकल्चर गुड्स पे यूजुअली ये लॉ कभी कभी फेल हो जाता है। देखो मेरी लैंग्वेज देखो, कभी कभी फेल हो जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन नेचुरल क्लैमिटी आ गई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फेमीन हो गया, बाढ़ आ गई, अकाल हो गया, तो
एग्रीकल्चर कमोडिटी नेचुरल फैक्टर से अफेक्टेड है। हो सकता है कि नेचर के इतनी मार पड़े कि प्राइस बढ़ रहा है तब भी आप सप्लाई को ना बढ़ा पाओ। तो इसलिए कहते हैं, देखो क्या लिखा, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट whose supply is governed by natural factor। बाढ़ आ सकती है, काल आ सकती है, मैं एक किसान हूँ, चाहता हूँ कि सप्लाई बढ़े, लेकिन मेरे हाथ बंद गए, बाढ़ ने फसल तबाह कर दी, अकाल ने फसल तबाह कर दी, आई कुडेंट। तो नेचुरल फैक्टर्स के कारण इस पे लॉ ऑफ सप्लाई कभी कभी, देखो वर्डिंग क्या कह रहा हूँ, यूजुअल नहीं है, यूजुअल कोर्स में तो प्राइस बढ़ेगा, इनकी भी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह आ जाए तो ये फेल हो जाए। रेयर आर्टिकल्स कहता है उनका सिर्फ प्राइस चेंज होता है। रेयर आर्टिकल जैसे कोहिनूर डायमंड है, इसका प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सप्लाई इसकी फिक्स्ड है, वो एक ही है कोहिनूर, वो दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते। रेयर आर्टिकल सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, जो कोई हीरा है पर्टिकुलर, उसकी सप्लाई घट बढ़ नहीं सकती, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। पेरिशेबल गुड्स, अब ये भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग शुरू है चीज़ है। पेरिशेबल गुड्स जो स्टोर नहीं किए जा सकते, ये इस पे मोस्टली कई लॉज फेल हो जाते हैं। पेरिशेबल वेजिटेबल है, वो सुबह तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ाता है, प्राइस कम होता है, सप्लाई कम होता है, शाम को देखता है कि मेरे माल जो है वो जो मैं बेच रहा हूँ बिका ही नहीं, 20 किलो 30 किलो अभी पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है कि प्राइस उसको कम कर देता है ताकि लोग ज़्यादा, वो प्राइस कम करता है, प्राइस बढ़ाता नहीं है, प्राइस कम करता है ताकि लोग उठाएं। अब ये क्या, प्राइस कम पे वो ज़्यादा सप्लाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, कमोडिटीज पेरिशेबल, कि अगर आज नहीं बेचूंगा तो कल तक कुछ भी नहीं मिलना। देखो, sellers may be willing to sell more units of perishable goods although their price may be falling। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में यही, देखो डेफिनेशन, सप्लाई एंड स्टॉक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व एंड शेड्यूल्स एंड लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट लेक्चर जो कल अपलोड होगा उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज माय टुडेज लेक्चर, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फ्रेंड्स जाते जाते देखो, हम बहुत दिनों के बाद दोबारा ऑनलाइन हुए हैं और रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें। थैंक यू।